गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम दुर्खिम के द्वारा दिए गए श्रम विभाजन की बात करते हैं। दुर्खिम ने समाज को अनुभववादी एवं प्रत्यक्षवादी बताया, प्रत्यक्षवादी पद्धति से जोड़ा। उन्होंने बताया कि यह विज्ञान समाज एवं समूह एवं समाज की बात करता है, यह समूह। और उन्होंने बताया कि यह विज्ञान समाज, समूह, सामाजिक चेतना, सामाजिक तथ्यता, मनुष्य की सामूहिकता एवं सामूहिक अभिवृद्धि की बात करता है। सामाजिक तथ्य दुर्खिम ने समाज में केंद्रीय अवधारणा बताई। सामाजिक तथ्य समूह की चेतना एवं स्वीकृति में निहित होती है। दुर्खिम ने बताया कि ये सामाजिक जो चेतना है वो उनकी जो स्वीकृति में निहित होती है। उन्होंने बताया कि सामाजिक चेतना समाज में व्याप्त रहती है, सामाजिक चेतना की समाज में उपस्थिति रहती है, उसको सामाजिक धारणा तथा अभौतिक सामाजिक तथ्य के रूप में वह सक्रिय रहती है। इस प्रकार उन्होंने श्रम विभाजन की दो प्रकार की समाजशास्त्रीय परिभाषाओं से इसे विभाजित किया। पहला था क्रिया से और दूसरा था क्रिया के द्वारा पूर्ण होने वाली आवश्यकता से। श्रम विभाजन के प्रकार से श्रम विभाजन की प्रक्रिया समाज के जीवन के लिए कौन कौन सी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है, इसके हम आज अध्ययन करेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि दुर्खिम ने पूरे समाज को दो रूपों में विभाजित करा है या दो भागों में विभाजित करा है। एक बोला यांत्रिक समाज और दूसरा कहा सावयवी समाज। जो यांत्रिक समाज था वो आरंभिक अवस्था का समाज माना गया है, जबकि समाज में किसी प्रकार का कोई श्रम विभाजन नहीं था। सभी चीज़ें समान थी, समाज में जनसंख्या कम थी, सभी आवश्यकताओं के साधनों पर सभी का समान अधिकार पाया जाता था। इस प्रकार किसी प्रकार का कोई श्रम विभाजन नहीं था, या यूँ कहा जाए कि किसी का किसी पर कोई विभाजन या कोई अधिकार नहीं था। सब चीज़ें समानार्थी समान रूप से पाई जाती थी। धीरे धीरे समाज में आवश्यकताएं बढ़ी, जनसंख्या बढ़ी, जनसंख्या से आवश्यकताएं बढ़ी, आवश्यकता से श्रम विभाजन आया। श्रम विभाजन का मतलब है श्रम का विभाजन, यानी कार्य का विभाजन। लेकिन अब कहा जाए कि श्रम विभाजन क्यों हुआ? क्योंकि समाज में आवश्यकताएं बढ़ी। आवश्यकता बढ़ने के कारण सभी कार्य सभी व्यक्तियों के द्वारा किया जाना असंभव प्रतीत होने लगा, जिससे समाज में कार्यों का बंटवारा कर दिया गया। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लोगों ने कार्यों का बंटवारा कर दिया और अब वे अपनी आवश्यकताओं के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहने लगे। इस प्रकार से धीरे धीरे श्रम का विभाजन हुआ, या इसे हम बोलते हैं श्रम विभाजन पाया गया। श्रम विभाजन की प्रक्रिया को दुर्खिम ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द डिवीज़न ऑफ लेबर में बहुत अच्छे से इसको विस्तारित रूप से समझाया है। उन्होंने अपनी डिवीज़न ऑफ द लेबर बुक लिखी, उसमें इसे बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया है। दुर्खिम ने सर्वप्रथम श्रम विभाजन के कारणों का अध्ययन किया तथा निष्कर्ष निकाला कि श्रम विभाजन का कारण जनसंख्या में वृद्धि है। श्रम विभाजन के आर्थिक कारण को उन्होंने सही नहीं माना। उन्होंने बताया कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो समाज में अनेक आवश्यकताएं होती हैं और उनका पूरा करने के लिए समाज के सदस्य आपस में श्रम को बांटते हैं और अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं। जब जनसंख्या का आकार तथा घनत्व, भौतिक एवं नैतिक घनत्व बढ़ता है तो समाज में एकता बनाए रखने के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि हम श्रम विभाजन करें। इस प्रकार जब यांत्रिक एकता की मैंने बात की तो यांत्रिक एकता प्रारंभिक समाज में पाई जाती थी। अब वर्तमान समाज में यांत्रिक एकता का अभाव पाया जाता है। यांत्रिक एकता व्यक्तियों की सजातीय एकता पर आधारित होती है। जब जनसंख्या कम होती है तो समाज के सदस्यों में परस्पर श्रम विभाजन का अभाव पाया जाता है। अभाव के फलस्वरूप या श्रम विभाजन जो होता है वो ना के
बराबर होता है, जिससे किसी प्रकार का कोई विशेषीकरण नहीं पाया जाता। उनमें परस्पर मानवीय व्यवहार, विचार, बौद्धिक, सामाजिक सजातियाँ होती है और उनके इसी के साथ साथ उनके जो विश्वास होता है, आचरण होता है, व्यवहार होता है, उन सब में भी एकता पाई जाती है। इस प्रकार से व्यक्तिक एवं व्यक्तिवाद का वहाँ पे बिल्कुल जो शून्य रूप देखा जा सकता है। सामाजिक चेतना में सजातीय होती है जो व्यक्तियों की मानसिक एवं नैतिक सजातीयता पर आधारित होती है। तो इस प्रकार का जो समाज होता है वो आदिम समाजों में पाया जाता है। दूसरे प्रकार की हम बात करें तो वो होता है सावयवी एकता। जब समाज में जनसंख्या वृद्धि होती है तो ये आवश्यक हो जाता है कि समाज में श्रम का विभाजन हो, अर्थात अलग अलग लोग भिन्न भिन्न कार्य एवं व्यवसाय करें। अगर सभी एक ही व्यवसाय करेंगे तो परस्पर प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, समाज में असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाएगी। तो अब अपने जीविकोपार्जन के लिए उन्होंने क्या करा, वैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे समाज में श्रम का विभाजन बढ़ता गया, श्रम विभाजन किया गया। अब श्रम विभाजन हुआ तो अलग अलग लोग समाज में अलग अलग आवश्यकताओं की पूर्ति के अनुसार कार्य करने लगे और सभी लोग एक कार्य संपूर्ण समाज के सदस्यों के लिए करता था। इस प्रकार कार्य करने से लोगों में परस्पर निर्भरता बढ़ी, जो जिस काम को करता उसमें विशेषीकरण आ जाता। इस प्रकार लोगों में एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना बढ़ी, एकता की भावना पैदा हुई और इसी को दुर्खिम ने सावयवी एकता कहा है। इस प्रकार समाज में जनसंख्या वृद्धि के कारण यांत्रिक एकता से सावयवी एकता का विकास हुआ। तुर्खिम ने बताया कि समय के साथ साथ श्रम का विकास हुआ, ऐतिहासिक प्रवृत्ति है, श्रम विभाजन अधिक हो जाता है, वह सामाजिक घटनाओं में परिवर्तन होता है। जैसे बौद्धिक व नैतिक समानता समाप्त हो गई, अब धीरे धीरे श्रम विभाजन बढ़ा तो व्यक्तिवाद आ गया, व्यक्तिवाद की भावना बढ़ गई। धीरे धीरे रुचि, विश्वास, मतों, आचारों आदि में कम समानता हो गई, क्योंकि वहाँ पर तो ज़्यादा समानता थी, अभी कम समानता हो गई। विशेषीकरण से परंपरा का प्रभाव कम हो गया, व्यक्तियों में सजातीयता नष्ट हो गई और सामाजिक बंधनों की भूमिका भी शिथिल हो गई। श्रम विभाजन उस नूतन बंधन की भूमिका को निभाता है। इस प्रकार से समूह की ठोस एकता अब व्यक्तियों की परस्पर निर्भरता एवं विषम जातिया पर आधारित। प्रत्येक व्यक्ति कार्य के केवल एक विशिष्ट हिस्से को ही पूरा करता है, इसलिए वह अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहता है। इसलिए सभी लोग एक दूसरे पर सहयोग करते हैं। इस तरह धीरे धीरे जो यांत्रिक एकता थी वो सावयवी एकता में परिवर्तित होती चली गई। अभी मैंने आपको ये जो यांत्रिक एकता एवं सावयवी एकता के बीच में कुछ अंतर बताए हैं। इन अंतरों में मुख्य है श्रम विभाजन की यदि हम बात करें तो यांत्रिक एकता में श्रम विभाजन शून्य आधारित होता है, यहाँ किसी प्रकार का श्रम विभाजन नहीं पाया जाता, जबकि सावयवी एकता में श्रम विभाजन पाया जाता है, विशेषीकरण यहाँ पे पाया जाता है। यांत्रिक एकता में जो यांत्रिक समाज था वहाँ किसी प्रकार का कोई विशेषीकरण नहीं था, क्योंकि सभी कार्य सभी व्यक्तियों द्वारा किए जाते थे, जबकि सावयवी समाज में विशेषीकरण पाया जाता है। इसी प्रकार परस्पर निर्भरता बढ़ती है, निर्भरता बढ़ी, एकता का आधार बढ़ा। एकता के आधार की यदि हम बात करें तो सावयवी समाज में अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए एकता का आधार सहयोग हो गया और यांत्रिक में समानता थी, जबकि इसमें सावयवी समाज में विशिष्टता हो गई। उसी प्रकार यदि हम कानून की बात करें तो यांत्रिक एकता में दमनकारी कानून पाया जाता था, जबकि सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून। दमनकारी कानून का अर्थ है जो जिस प्रकार का अपराध कर रहा है उसे उसी प्रकार का सजा देना, उसको उसी प्रकार से पनिश करना, जबकि सावयवी समाज में प्रतिकारी कानून पाया जाता था, यानी उसको उस प्रकार की सजा ना देकर सिर्फ उसको अपराध बोध कराया जाता था। इसी प्रकार व्यक्ति के समाज से संबंध जो थे यांत्रिक एकता में बिल्कुल सीधे थे।
उनमें उद्देश्य, मूल्य, चेतना, विचारधारा आदि का व्यक्ति का सीधा संबंध था, जबकि सावयवी एकता में प्रत्यक्ष ना होकर संबंध अप्रत्यक्ष होते हैं। उसी प्रकार व्यक्ति का विकास हुआ। यांत्रिक एकता में व्यक्ति का अस्तित्व महत्वपूर्ण नहीं था, व्यक्ति का विकास एकता में बाधक होता था। परंपराएं, रूढ़ियाँ, सामान्य भावनाएं, सादृश्यता आदि सावयवी एकता में व्यक्ति पूर्ण रूप से स्वतंत्र था। उसी प्रकार सादृश्यता की यदि हम बात करें तो सावयवी समाज में यांत्रिक समाज में जो अचेतन वस्तु थी वे परस्पर मिलकर एक दूसरे से घुल मिल जाते थे, अतः निर्जीव वस्तुओं का अस्तित्व, स्वतंत्र अस्तित्व नहीं पाया जाता था। जबकि सावयवी एकता में क्योंकि विशिष्टीकरण बढ़ा तो उसमें निर्जीव व्यक्तियों के प्रति एकता भी बढ़ी। इसी प्रकार समाज में जो यांत्रिक समाज के उदाहरण यदि हम दें तो वो है कबीले, आदिम समाज, घुमंतू, गिरिजन समाज, जबकि सावयवी समाज में है, जबकि जो सावयवी समाज के हैं वो वर्तमान के नगरीय समाज हो गए, महानगरीय समाज हो गए, औद्योगिक समाज हो गए। तो इस प्रकार इससे आगे हम श्रम विभाजन को कल समझें। धन्यवाद।